लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में उत्तरी नाइजीरिया की डरावनी तस्वीर खींची गई है, भूख, बीमारी और मदद के घटते हाथों की। यहाँ की हालत पहले से खराब थी। एक तरफ बोको हराम जैसे आतंकी समूह सालों से लोगों को खेत खलियान से दूर रख रहे हैं। दूसरी तरफ जलवायु संकट और सुरक्षा बंदोबस्त ने खेती को और मुश्किल बना दिया है। लोग पहले खुद खेती करके अपना पेट भरते थे, अब ज्यादातर घरों में खाने को दाना नहीं है। अब इस संकट पर और चोट की तरह आया है अमेरिका और दूसरे बड़े दानदाताओं का भारी फंड कटौती का फैसला। अमेरिका ने तो फरवरी से ही वैश्विक मदद में 75% तक कमी कर दी, जिससे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी एजेंसियों को नाइजीरिया में अपने आधे से ज्यादा पोषण केंद्र बंद करने पड़े। नतीजा, करीब 3 लाख बच्चे अब पौष्टिक आहार से वंचित हो गए हैं। जुलाई में तो अनाज के भंडार भी खत्म हो गए और अब खाने को कुछ नहीं वाली नौबत आ गई। इसका असर साफ दिख रहा है। अस्पतालों में कुपोषित बच्चों की भीड़ दोगुनी हो गई है। कई माताएं अपने बीमार बच्चों को एक अस्पताल से दूसरे में लेकर भटक रही हैं। लेकिन मुफ्त इलाज देने वाले एनजीओ क्लिनिक बंद हो चुके हैं या मरीजों से ठसाठस भरे हैं। लेख का सीधा संदेश है, ये सिर्फ राहत का मामला नहीं है, बल्कि सुरक्षा, खेती और रोजगार की स्थायी व्यवस्था की भी जरूरत है। वरना राहत कटते ही भूख और हिंसा का चक्र तेज हो जाएगा और सबसे ज्यादा कीमत चुकाएंगे मासूम बच्चे। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जेनेवा में हुई बातचीत टूट जाना बेहद निराशाजनक है। ये वही कोशिश थी जिससे दुनिया में पहली बार प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी समझौता हो सकता था, लेकिन अमेरिका और कुछ पेट्रो देशों ने रास्ता रोक दिया। ये देश चाहते हैं कि बात सिर्फ कचरे तक सीमित रहे, लेकिन असली मुद्दा यानी प्लास्टिक उत्पादन कम करना और जहरीले केमिकल्स पर रोक से वो बचना चाहते हैं। लेख साफ कहता है, ये आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे खून, माँ के दूध और यहाँ तक कि गर्भनाल तक पहुंच चुका है। रिसर्च बता रही है कि इसका सीधा असर बच्चों की सेहत, जन्म से जुड़ी बीमारियों और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब खतरे और साफ हो रहे हैं, तब प्लास्टिक उत्पादन 3 गुना बढ़ रहा है। वजह यह है कि पेट्रो देश इसे अपने नए मुनाफे का साधन बनाना चाहते हैं। लेख उम्मीद जगाता है कि चीन, जो प्लास्टिक का बड़ा उत्पादक है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, अगर नेतृत्व की भूमिका ले तो हालात बदल सकते हैं। साथ ही देशों को चाहिए कि वो अकेले या क्षेत्रीय स्तर पर कदम उठाएं, जैसे कोलंबिया पहले से ही कर रहा है। संपादकीय का सीधा संदेश है, अभी भले ही उद्योग और पेट्रो स्टेट्स ने रोक लगा दी हो, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। प्लास्टिक कंपनियों की लॉबी की तादाद ये बताती है कि उन्हें भी पता है कि बदलाव की बयार चल पड़ी है। सवाल बस इतना है कि हम इसे देर से आने देंगे या समय रहते रोक पाएंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक दिलचस्प तुलना की गई है। न्यूयॉर्क के पास हैम्पटन की गर्मियों की चमक दमक और 2000 पहले से रोम साम्राज्य के रईसों की छुट्टियां। लेख कहता है कि हैम्पटन की हालत यह है कि लोग वहां पहुंचने और दिखावे में पीछे ना रह जाएं, इसके लिए कर्ज लेते हैं, टैक्स फ्रॉड तक करते हैं। वहां की पार्टियां, गॉसिप, पॉलिटिक्स और शान और शौकत सबको बनाए रखने का दबाव है। लेकिन ये कोई नया किस्सा नहीं है। ठीक ऐसा ही दृश्य प्राचीन रोम में भी दिखता था। रोम के बड़े बड़े नेता और अमीर लोग गर्मियों में नेपल्स की खाड़ी किनारे अपनी विला में जाते थे। ये जगह कभी शांति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी आलीशान हवेलियां, पार्टियां और तमाम रंगरेलियां शुरू हो गई। दर्शन शास्त्री सेनेका इसे पाप का अड्डा कहते थे, लेकिन खुद बड़े बड़े नेता वही विला बनाते थे। यहाँ राजनीति भी चलती थी, साजिशें भी रचती थी और दिखावे की होड़ भी मची रहती थी। लेख में एक दिलचस्प किस्सा भी है। सम्राट कैलिगुला ने तो पहाड़ी पर अस्थायी पुल बनवाकर उस पर दावत रखी और जैसे जैसे शराब और नाच गाने का माहौल बढ़ा, उसने मेहमानों को डुबोकर मारने तक में मजा लिया। मतलब सत्ता, शक्ति और पागलपन सबका अजय मेल वहीं दिखता था। असल में ये लेख हमें बताना चाहता है कि चाहे हैम्पटन हो,
फ्रेंच रिवेरा हो या प्राचीन रोम का नेपल्स, अमीरी, दिखावे और समाज में अपनी जगह बनाए रखने की जद्दोजहद हमेशा से इंसान का हिस्सा रही है। पार्टियां, गॉसिप और शिकायतें भी इसी खेल का हिस्सा हैं। भीड़ और अव्यवस्था की शिकायत करते हुए भी लोग वहीं लौटते हैं, क्योंकि असली मजा तो उसी माहौल में है जहां सब मौजूद हो और सब देख रहे हो। यानी लेख का कहना यही है, इंसान चाहे किसी भी दौर का हो, शान शौकत, गॉसिप और दिखावे की होड़ से कभी बाहर नहीं निकलता। बस जगह और वक्त बदल जाते हैं, खेल वही रहता है। बीबीसी में प्रकाशित लेख में कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ी छलांग लगाई है। वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से 2 नई एंटीबायोटिक दवाएं डिजाइन की हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरबग्स गोनोरिया और MRSA को मार सकती है। ये दोनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर पुरानी दवाएं तक असर नहीं करती। नतीजा ये है कि हर साल लाखों लोग इन संक्रमणों से मर जाते हैं। लेकिन एआई से बनी ये नई दवाएं लैब और चूहों पर टेस्ट में कारगर साबित हुई हैं। हालांकि इंसानों तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। इन दवाओं को और रिफाइन और लंबे ट्रायल से गुजरना होगा। शायद कई साल बाद ही डॉक्टर इन्हें लिख पाएं। MIT की टीम का कहना है कि खोज एंटीबायोटिक की दुनिया में दूसरा स्वर्ण युग ला सकती है। वजह यह है कि दशकों से नई एंटीबायोटिक बन ही नहीं रही थी और बैक्टीरिया लगातार और मजबूत होते जा रहे थे। लेख साफ कहता है, एआई की ताकत से अब नए नए मॉलिक्यूल तेजी और सस्ते में खोजे जा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी है, ये दवाएं इंसानों पर सुरक्षित और असरदार होंगी, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। और सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक मॉडल, क्योंकि एंटीबायोटिक का कम इस्तेमाल ही बेहतर होता है और कम इस्तेमाल का मतलब है कम मुनाफा। सीधा संदेश यही है, एआई ने उम्मीद जगाई है कि सुपर बग्स पर जीत मिल सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों और सरकारों को लंबे रिसर्च, फंडिंग और नीतिगत फैसलों की जरूरत होगी, वरना ये खोज कागज तक ही सीमित रह जाएगी। अब बात करेंगे द हिंदू के उस संपादकीय की जिसमें अंग प्रत्यारोपण में न्याय और बराबरी की जरूरत पर जोर दिया गया है। अखबार लिखता है कि आज हालात ये हैं कि महिलाएं ज्यादा अंगदान करती हैं, लेकिन जब अंग पाने की बारी आती है तो उन्हें अक्सर पीछे कर दिया जाता है। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि जीवित दाताओं में 63% महिलाएं थी, मगर किडनी प्रत्यारोपण पाने में सिर्फ 37% और लीवर में 30% महिलाएं ही शामिल हुई। यानी समाज में पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक दबाव महिलाओं को दान करने पर मजबूर तो करता है, पर उन्हें समान हक नहीं देता। इसी असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो ने सुझाव दिया है कि प्रतीक्षा सूची में महिला मरीजों और मृतक दाताओं के करीबी रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन चुनौती ये है कि मौजूदा नियम सिर्फ स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए प्राथमिकता तय करते हैं। इसके अलावा करीबी रिश्तेदार की परिभाषा को लेकर सवाल उठ सकते हैं और अवैध अंग तस्करी जैसी चिंताएं भी सामने आ सकती हैं। फिर भी अखबार का मानना है कि अगर पारदर्शिता, कड़ी निगरानी और सभी एजेंसियों की भागीदारी से इस नीति को लागू किया जाए तो ये समाज में लैंगिक बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और ये हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि अंग प्रत्यारोपण का मूल सिद्धांत वही रहे, सबसे जरूरतमंद को पहले अंग मिले और कोई भी लिंग या सामाजिक वजह से वंचित ना रह जाए। तो द हिंदू का संदेश साफ है, अंगदान में न्याय और बराबरी, तभी इस व्यवस्था की असली आत्मा बची रहेगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.